एकांश और आस्था दोनों बात कर रहे थे कि तभी तेजी से धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी धमक से एकांश और आस्था दोनों ही हवा में कुछ दूर उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर सभी के होश उड़ चुके थे। हैरान तो एकांश भी बहुत हुआ था, लेकिन आस्था को डर से कांपता हुआ देखकर उसने उसे अपनी आगोश में समा लिया था। आस्था डर से बहुत कांप रही थी और एकांश उसे इस तरह पैनिक होता देखकर शांत करने की कोशिश कर रहा था। आकाश, अजय और कुछ बॉडीगार्ड एकांश की ओर दौड़कर आ गए थे, लेकिन उन्हें इस तरह गले लगे देखकर वे उन्हें कवर करके उनकी ओर पीट करके अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हो गए थे। आस्था अब बेहोश होने लगी थी। एकांश ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ है आस्था? आस्था, होश में आइए। उसने उसके चेहरे पर आए हुए बाल पीछे कर दिए और बोला, देखिए हम हैं यहाँ, रिलैक्स हो जाइए। एकांश ने धीरे से उसके माथे को किस किया था। आस्था थोड़ी संभल गई थी। एकांश की छुअन से उसे महफूज फील हुआ था। किसी तरह उसने कहा, कुंवर जी, आग। आस्था बस इतना ही कह पाई और वो बेहोश हो गई। एकांश ने उसे अपनी बाहों में उठाया और महल के अंदर ले जाने लगा था। एकांश आस्था को अपनी बाहों में लिए दौड़ते हुए चीखा, आकाश, कॉल द डॉक्टर राइट नाउ। धमाके की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी बाहर आ चुके थे। एकांश आस्था को लेकर अपने कमरे में चला गया और डॉक्टर का वेट करने लगा था। अगले 5 मिनट के अंदर ही डॉक्टर वहां आ गए और उन्होंने आस्था को चेक किया। एकांश ने चिंता भरे स्वर में बस इतना ही कहा, डॉक्टर। डॉक्टर ने स्थिति समझाते हुए कहा, डर की वजह से ही बेहोश हुई हैं। ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब थी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और सलाइन भी लगा दी है। रात तक होश आ जाएगा। एकांश ने धीमी आवाज में हामी भरते हुए कहा, डॉक्टर ने सख्त हिदायत देते हुए कहा, कुंवर साहब, अगेन आई टेल यू, टेक केयर ऑफ हर, शी इज सो वीक। अगर ऐसे ही बार बार होता रहा तो उनके शरीर के साथ साथ माइंड पर भी असर होगा। एकांश ने भरोसा दिलाते हुए कहा, आई विल। डॉक्टर वहां से चले गए थे। एकांश ने एक बार आस्था के सिर पर हाथ रखा और कमरे से बाहर आ गया। रुद्र, ऐश्वर्या और उत्तरा रोते हुए आए और एकांश के गले लग गए। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, भाई साहब। एकांश ने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखते हुए उन्हें शांत किया। रिलैक्स, आई एम टोटली फाइन। ऐश्वर्या अब भी रो रही थी और बाकी सब घर वालों की आंखों में भी आंसू थे। ऐश्वर्या ने सिसकते हुए कहा, अगर आप गाड़ी में होते, आप प्लीज अपना ध्यान रखा कीजिए ना भाई साहब। एकांश ने एक नजर अजिंक्य जी को देखा। फिक्र उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो सबसे गले लगा और उसने समझाते हुए कहा, ऐश्वर्या, बच्चा रिलैक्स, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सब भी प्लीज शांत हो जाइए। एकांश ने अजिंक्य जी को गले लगाते हुए कहा, बाबा साहब, हम ठीक हैं। उन्होंने भी उसे मजबूती से पकड़ लिया था और आंसू की एक बूंद उनकी आंखों से छलक आई थी। अजिंक्य जी काफी इमोशनल हो चुके थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, थैंक गॉड एकांश, आप ठीक हैं, वरना पता नहीं हम कैसे। एकांश ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, हम ठीक हैं बाबा साहब। धनुष जी ने सवाल करते हुए पूछा, एकांश, आप तो टाइम से ऑफिस के लिए निकलते थे ना, फिर आज लेट कैसे? वैसे अच्छा ही हुआ आप लेट हो गए, नहीं तो वो ब्लास्ट। आगे कुछ कहने से पहले ही वे सहम कर रुक गए। एकांश ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हम आस्था से बात कर रहे थे, इसलिए लेट हो गए। रुद्र ने तुरंत कहा, इसका मतलब छोटी सी भाभी सा की वजह से आप सेफ हैं? दादा सा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, उन्हीं की वजह से आज हमारे कुंवर सा सेफ है। उनकी कुंडली के सितारे। वे आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही एकांश ने उन्हें रोक दिया। एकांश ने सख्ती से कहा, कुंडली, सितारे, ये सब अंधविश्वास है दादा सा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दादा सा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, एकांश, आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। आस्था के सितारे बहुत बुलंद है, इसलिए तो आज आपकी जान भी बच गई, और तो और आपको इतना बड़ा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था। एकांश ने बात को टालते हुए कहा, दादा साहब, फिलहाल हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये कहकर वो अपने स्टडी रूम में चला गया था। आकाश और अजय भी उसके पीछे चले गए थे। स्टडी रूम में पहुंचते ही आकाश ने गंभीर स्वर में पुकारा, कुंवर साहब। एकांश ने शांत स्वर में कहा, बोलो। आकाश ने अपनी शंका जताते हुए कहा, पता नहीं कहना ठीक है या नहीं, लेकिन आपकी कार में बॉम्ब फिट करने के लिए पैलेस में से ही किसी ने हेल्प की है, मेन स्टाफ या फिर घर का कोई मेंबर। पैलेस की इतनी टाइट सिक्योरिटी होते हुए अंदर बॉम्ब लाना, और तो और कार में फिट करना, इट्स इम्पॉसिबल। एकांश ने खामोशी से हामी भरते हुए कहा, पता करो कि घर का कौन आदमी इसके पीछे है। आकाश ने सर हिला दिया। तभी अजय ने पूछा, क्या सोच रहे हैं कुंवर साहब? एकांश खामोश ही रहा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अजय ने हिचकिचाते हुए पूछा, कहीं आपकी सोच में हमारी कुंवर रानी सा तो नहीं है ना कुंवर साहब? आकाश ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, अजय चुप रहो। एकांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं अजय, हम आस्था के बारे में ही सोच रहे हैं। आकाश को पता था कि एकांश बिना वजह किसी सोच में इस तरह नहीं डूब सकता। उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या बात है कुंवर साहब? आप पर हुए इतने बड़े हमले को छोड़कर आप कुंवर रानी सा के बारे में सोच रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? एकांश ने कहा, बात एक हो तो बताऊं। वो कुछ पल खामोश हो गया था, फिर उसने गंभीरता से कहा, आकाश, आपने आस्था के बारे में सब पता करवाया था ना? हमें उनकी सारी जानकारी चाहिए। आकाश ने हिचकिचाते हुए कहा, कुंवर साहब, वो हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। वो जिस गांव में रहती थी वहां के लोग ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। एकांश ने उलझन में पूछा, तो फिर आपको बाकी जानकारी कैसे मिली? अजय ने एक सांस में सब कह दिया। कुंवर साहब, वो उनके गांव से तो सिर्फ इतना ही पता चला कि 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनकी मां ने ही उन्हें संभाला, लेकिन उनकी मां उन्हें ज्यादा बाहर निकलने नहीं देती थी। स्कूल और फिर सीधा घर। यहाँ तक कि उनकी कुंडली और इस शादी के पीछे की वजह के बारे में हमें बाबा साहब के ड्राइवर से पता चला था। उसने ही नशे की हालत में ये सब बता दिया था, और ये भी कि उनकी मां इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। यही वजह थी कि बाबा साहब उनसे मिलने गए
और पता नहीं वहां क्या हुआ कि कुछ देर बाद उनकी माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और आगे का आपको पता है? एकांश ने हताश होते हुए कहा। कोई रास्ता नहीं है उस रात की सच्चाई जानने के लिए, आस्था का अतीत जानने के लिए? आकाश ने सुझाव देते हुए कहा। सिर्फ कुंवर रानी सा ही आपको सब बता सकती हैं। एकांश आस्था का अतीत जानने के लिए बेताब था। तब उनके दोस्त आकाश ने सुझाव देते हुए कहा, सिर्फ कुंवर रानी सा ही आपको सब बता सकती हैं। तभी अजय ने पूछा, लेकिन कुंवर साहब को जानना क्या है? एकांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आस्था के डर की वजह। आप नहीं जानते अजय, उस ब्लास्ट के बाद उनकी क्या हालत हो गई थी। कल भी उनका इस तरह बेहोश होना, हमेशा खामोश अकेले रहना हमें खल रहा है। पता नहीं, लेकिन जब आज हमने उनकी आंखें देखी तो उनमें बहुत खालीपन, डर और उदासी महसूस की। शायद किसी खौफ तले वो हमेशा रहती हैं। आकाश ने तसल्ली देते हुए कहा, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कुंवर साहब। अजय ने सीधे पूछा, आपको प्यार हो गया है उनसे? एकांश ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। हर बार जब भी अजय प्यार मोहब्बत की बातें करता था तो एकांश उसे इग्नोर कर देता था या फिर मजाक में ले लेता था, लेकिन आज वो खामोश रहा और उसकी ओर देखने लगा था। अजय ने फिर से पूछा, आपने बताया नहीं? एकांश ने कहा, वो हमारी पत्नी है। हालांकि वो खुद इस बात से संतुष्ट नहीं था। अजय ने कहा, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। एकांश ने उसकी बात टालते हुए कहा, अजय आपको दिया गया काम कीजिए। अजय ने समझाते हुए कहा, ठीक है कुंवर साहब, हमने मान लिया कि वो आपकी पत्नी है और आप सिर्फ उस रिश्ते से ही उनके लिए फिक्रमंद हैं। लेकिन एक बात अपने आप से पूछिएगा जरूर कि वाकई में आपको उनके लिए कोई फीलिंग है या नहीं। अजय की बातों पर एकांश ने कुछ नहीं कहा और कुर्सी पर पीछे सिर टिकाते हुए बैठ गया था। आकाश भी, जो हर बार अजय को उसकी बातों के लिए टोकता था, वो भी खामोश रहा था। उसने भी एकांश को इस तरह फिक्रमंद कभी नहीं देखा था। एकांश की आंखों में आज अलग ही इमोशंस उसे दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद आकाश और अजय वहां से चले गए थे। एकांश अभी भी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। प्यार? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम जानते ही कितना है उन्हें, लेकिन हम जो फील कर रहे हैं ये क्या है? कौन सी फीलिंग है? क्या वो हमारी पत्नी है? इस वजह से हम ये सब फील कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है कुछ। ये सब सोचते हुए एकांश के सामने आस्था का वो चेहरा आ गया था। शादी के दूसरे ही दिन की बात थी। एकांश रात भर सो ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने जिम में चला गया था। काफी एक्सरसाइज करने के बाद भी वो जब अपने आप को शांत नहीं कर पाया तो वो बाहर गार्डन के मंदिर में चला गया था, जहाँ आस्था पहले से ही मंत्रों का जाप कर रही थी। हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, वो लगातार मंत्रोच्चारण कर रही थी। बीच बीच में सिसक भी रही थी। उसकी गीली पलकें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो कितना रोई थी। उसके ये आंसू हमारी वजह से ही है। एकांश को ये फील हुआ था। उसकी वजह से कोई रो रहा था। इस बात का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर बहुत तड़पा रहा था। हर रोज वो उसे सुबह मंदिर में देखता था और हर बार आस्था के आंसू उसका गिल्ट और बढ़ाते थे। बेजान गुड़िया की तरह आस्था का रहना, काम करना और गार्डन में बैठे हुए भी दूर कहीं एक तक देखना एकांश की बेचैनी बढ़ा रहे थे। वो चाहकर भी आस्था के सामने नहीं जा पा रहा था। उसने एक बार भी आस्था को मुस्कुराते हुए या फिर किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। यही वजह थी कि एकांश भी खामोश हो गया था और वो भी किसी से बात नहीं कर रहा था। प्यार कैसे हो सकता है हमें? आखिर दिया ही क्या है हमने उन्हें? सिर्फ आंसू, तकलीफ, दर्द। पर अब नहीं। लेकिन फिर वो सब क्या था? जब दादासा ने उनकी तारीफ की तो क्यों हमें खुशी हुई? उनके लंबे बाल खींचते हैं हमें उनकी ओर। आस्था का हमें कुंवर जी कहना और हमारा गुस्सा पल में गायब हो जाना। जब डर से वो हमारी बाहों में चली आई थी तब पता नहीं पूरे बदन में किस तरह की हलचल हुई थी। ये पहली बार तो नहीं था कि हम किसी के गले लगे थे। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमने कितनी बार फॉर्मल हक किए हैं, लेकिन ये फीलिंग आस्था के छूने से ही क्यों हुई? और कैसे हमने उन्हें शांत करने के लिए किस कर दी, वो भी तो शांत हो गई थी। क्या है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? लेकिन अब जो भी हो, वो उसे सब कुछ देगा जो वो डिजर्व करती है। वो उसे इस काबिल बनाएगा कि अपनी लाइफ का हर डिसीजन वो ले सके। वो उसे इतना काबिल बनाएगा कि कोई भी उसे कुछ बोल नहीं पाएगा। एकांश ने अपने आप से ही ये प्रॉमिस किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। आस्था अभी भी सो रही थी। एकांश ने उसे देखा और उसके जहन में आस्था की वो हरी खूबसूरत आंखें आ गई थी। इसी के साथ उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया था और उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रख दिया था। उसके बिखरे हुए लंबे बालों को एक तरफ करने के बाद एकांश ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, आपसे ज्यादा तो आपके बालों का ही वेट है। ये कहकर एकांश आस्था के करीब बढ़ा था। उसके माथे पर वो अपने लबों की मोहर देने ही वाला था, फिर कुछ सोचकर रुक गया था। एकांश ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आस्था, ये सच है कि आप हमारी पत्नी हैं, लेकिन ये सच तभी सबके सामने आएगा जब आप चाहेंगी। वो भी तब जब आप काबिल बन जाएंगी, पढ़ लिख कर सक्सेसफुल हो जाएंगी, और ये सब हासिल करने में हम आपका साथ देंगे, आपके हमसफर बनकर। ये कहने के बाद वो वहां से चला गया था। रात 8 बजे के आसपास आस्था को होश आया था। अपने आप को अनजान कमरे में पाकर आस्था घबरा गई थी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की खूबसूरती देखी, वो बस देखती ही रह गई थी। वो वहां की चीजों को छूकर देख रही थी और एकांश उसे देख रहा था। आस्था की नजरें एकांश पर रुक गई थी और उसने अपना सिर झुका लिया था। अपनी ओढ़नी को दोनों हाथों से पकड़े हुए वो सिर झुकाकर खड़ी थी। एकांश ने प्यार भरी आवाज में पूछा, आप ठीक हैं? आस्था ने ना में सिर हिलाया था। एकांश ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ? आस्था बस इतना ही कह पाई, वो जब आग। एकांश ने तसल्ली देते हुए कहा, डरिए मत, अब सब ठीक है। आस्था खामोश सिर झुकाए खड़ी रही थी। एकांश ने पूछा, भूख लगी है? आस्था ने हाँ में सिर हिलाया था। एकांश ने कहा, चलिए सबके साथ खाते हैं। आस्था ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं नहीं, कमरे में खाऊं प्लीज। एकांश समझ रहा था कि वो डर रही थी। उसने भी उसे थोड़ा टाइम देने की सोची और कहा, ठीक है, आज आप अपने कमरे में खा लीजिए, लेकिन कल से आप सबके साथ खाएंगी। और एक बात, हर बार डर कर रहना सही नहीं है, तो अपने अंदर से अपने डर को निकाल दीजिए। आस्था वहां से बिना कुछ बोले जाने लगी थी।
एकांश ने उसे आवाज देते हुए कहा, आस्था। आस्था वैसे ही उसकी ओर पीठ किए हुए रुक गई थी। फिर एकांश ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आस्था की सांसें रुक सी गईं। एकांश ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आस्था को उसकी सांसें रुक सी गईं। एकांश ने आस्था से पूछा था, क्या आप हमारी दोस्त बनेगी? आस्था हमेशा की तरह खामोश रही थी। एकांश ने फिर से कहा, आप कल सोचकर जवाब दीजिएगा। आस्था ने कहा, और वहां से चली गई थी। बाहर दाइमा उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे कमरे में ले गई। उसके लिए खाना पहले ही कमरे में आ चुका था। आस्था ने दाइमा की तरफ देखा था। आस्था ने हैरानी से पूछा, इतना खाना? दाइमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और आपको पूरा खाना है। कुंवरसा ने कहा है, पूरा खत्म होना चाहिए। आस्था ने खाना खाया और मेडिसिन लेकर सो गई थी, लेकिन बार बार उसे सिर्फ एकांश का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। काफी देर बाद नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। यही हाल एकांश का भी था। उसके दिन की शुरुआत हर रोज की तरह शिवजी की आराधना करते हुए हुई थी और एकांश की उसे देखते हुए। आस्था पूजा करके किचन में गई थी और सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। एक सर्वेंट ने आकर कहा, कुंवर अनीसा, आपको कुंवर सा बाहर नाश्ता करने के लिए बुला रहे हैं। आस्था फिर से घबरा गई थी। उसे एकांश के सामने जाने से डर लगता था। सिर्फ एकांश ही नहीं, घर के और भी लोगों के सामने जाने से वो डरती थी। दाइमा और रुद्र को छोड़कर उसने तो किसी से बात भी नहीं की थी। आस्था डरते हुए बाहर आ गई थी। रुद्र ने उठकर एकांश के बाजू की कुर्सी पीछे खींचते हुए कहा, छोटी सी भाभी साहब, आइए यहाँ भाई साहब के पास बैठिए। एकांश की नजरें उसकी ओर चली गई थी और हर बार की तरह इस बार भी उसके चेहरे पर डर देखकर उसे बहुत बुरा लगा था। आस्था घबराते हुए वहां बैठ गई थी। सर्वेंट ने आकर उसे खाना सर्व किया था। बाइट लेते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। वो एक भी निवाला ठीक से नहीं खा पा रही थी। एकांश ने धीरे से उसके करीब आकर कहा, आस्था, ब्रेकफास्ट के बाद हमें बात करनी है, हमारे कमरे में आ जाइएगा। और बस, आस्था की सारी हिम्मत वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद उसने एक भी निवाला नहीं खाया था। एकांश अपने रूम में आस्था का इंतजार कर रहा था। आस्था किसी तरह वहां पहुंच गई थी। उसका सिर नीचे ही झुका हुआ था और वो अपनी ओढ़नी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। एकांश ने उसकी बेचैनी को देखते हुए पूछा, क्या आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है? आस्था ने डरते हुए धीरे से कहा, बाहर बात करें। एकांश का इस तरह उसे अपने रूम में बुलाने का मतलब उसने अलग ही निकाल लिया था। एकांश ने उसे सहज करते हुए कहा, अगर आप चाहें तो हम बाहर गार्डन में भी बात कर सकते हैं। आस्था ने झट से हाँ कहा और उसकी ओर देखा। फिर से उसकी वो हरी आंखें देखकर एकांश उनमें खो गया था और आस्था उसे अपनी ओर इस तरह देखता हुआ पाकर असहज हो गई थी। उसने अपना सिर झुका लिया था। एकांश आगे बढ़ गया और बोला, चलें। आस्था उसके पीछे पीछे चल दी थी। दोनों गार्डन में आ गए थे। एकांश समझ चुका था कि आस्था उससे इतनी जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करने वाली थी। उसकी दुनिया एकांश की दुनिया से बहुत अलग थी, इसलिए उसने फ्रेंडशिप वाली बात बोलना अवॉइड कर दिया था। एकांश ने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है अब? फीलिंग बेटर ना? आस्था ने धीमे स्वर में कहा, हाँ। एकांश ने फिर पूछा, मेडिसिन ली? आस्था ने कहा, एकांश ने फिक्र जताते हुए पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? आस्था ने जवाब दिया, नहीं। आस्था का इस तरह से हाँ और ना में जवाब देना एकांश को बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी उसने बात जारी रखी। एकांश ने बताया, आप आज जाकर कॉलेज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। नेक्स्ट वीक से आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा। आस्था के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और साथ ही उसके गालों पर डिंपल पड़ गए थे। एकांश उसे देखता ही रह गया था। एकांश ने उसे नोटों की गड्डी देते हुए कहा, ये थोड़े पैसे ले लीजिए, दाइमा के साथ जाकर शॉपिंग कीजिए। आस्था ने मासूमियत भरा सवाल किया, क्या शॉपिंग करूं? एकांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो आपको चाहिए, यूनिफॉर्म, बुक्स और भी जो आपको पसंद आए। आस्था ने हामी भरते हुए कहा, एकांश खुद ही उसके साथ जाना चाहता था, इसलिए उसने बात को बीच में रोककर रुद्र का नाम ले लिया था। एकांश ने पूछा, आप कॉलेज अकेले जा पाएंगी या फिर हम आए? हमारा मतलब रुद्र को भेजे आपके साथ? आस्था ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं जाऊंगी अकेले। एकांश ने कहा, ओके। ये कहकर एकांश वहां से चला गया था। आस्था भी उसकी तरफ तब तक देखती रही थी जब तक उसकी कार गेट से बाहर नहीं चली गई थी। आस्था ने खुश होकर आवाज दी, दाइमा। दाइमा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है, आज हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है। आस्था ने चहकते हुए कहा, हम आज कॉलेज जा रहे हैं, कुंवर जी ने कहा है। दाइमा ने खुशी जताते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आस्था ने पैसे आगे बढ़ाते हुए कहा, दाइमा, ये पैसे कुंवर जी ने दिए हैं शॉपिंग करने के लिए। दाइमा ने पूछा, तो फिर कब जा रही हैं आप शॉपिंग के लिए? आस्था ने कहा, जब आपके पास वक्त हो, हम अकेले थोड़ी जाएंगे। दाइमा ने सहमति जताते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कल चलते हैं, आज तो आप कॉलेज जाएंगी ना? आस्था ने कहा, हाँ, ये पैसे आप अपने पास रख लीजिए ना, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास है हमारे पैसे। दाइमा ने समझाते हुए कहा, आस्था बेटा, ये कुंवर सा ने आपको दिए हैं ना खर्च करने के लिए, तो रखिए अपने पास। आस्था ने उलझन में कहा, लेकिन इतने सारे? दाइमा ने कहा, आपको जितने पैसों की जरूरत है उतने ही खर्च कीजिए, बाकी सब रहने दीजिए अपने पास, आपको बाद में जब भी लगे उसे खर्च कर लीजिएगा। आस्था फिर भी सोच रही थी। दाइमा ने टोकते हुए कहा, अब सोचना बंद कीजिए और जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, एडमिशन लेने जाना है। आस्था हाँ कहकर तैयार होने चली गई थी। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे। एकांश अपने कैबिन में लैपटॉप खोले बैठा हुआ किसी सोच में गुम था। ऐसा पहली बार हुआ था जब एकांश काम न करके कहीं और ही खोया हुआ था। अजय ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, कुंवर अनीसा की याद आ रही है क्या आपको कुंवर सा? एकांश ने पलट कर पूछा, आपको क्या लगता है? अजय ने कहा, बात तो उन्हीं से जुड़ी हुई है, सिर्फ ये प्यार मोहब्बत से रिलेटेड ना होकर कुछ और ही है। एकांश ने कहा, काफी अच्छे से जानते हैं ना हमें। आकाश ने बीच में आकर कहा, बहुत अच्छे से, अब बताइए क्या बात है? एकांश ने बस इतना ही कहा और चुप हो गया। अजय, आकाश। आकाश ने फिक्र के साथ पूछा, कुंवर सा, कोई परेशानी वाली बात है क्या? एकांश ने अपनी उलझन बयां करते हुए कहा, आस्था का बिहेवियर हमारी समझ से बाहर है। कल तो खुद आकर हमसे बात की थी और आज हमारी तरफ देखा भी नहीं। फिर से वही डर। क्या करें हम कि उनका डर खत्म हो जाए, समझ नहीं आ रहा है।
Why she is so complicated? अजय ने सलाह देते हुए कहा, कुंवर सा, give her some time. शायद वक्त ही आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो, और वैसे भी उनका बिहेवियर सबके लिए सेम ही है, वो किसी से भी बात नहीं करती। एकांश ने दृढ़ता से कहा, हमें किसी में भी शामिल नहीं होना है। I want to be special to her. आकाश ने सीधे सवाल किया, Do you love her? एकांश को आस्था का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। तब अजय ने सलाह देते हुए कहा, कुंवर सा, गिव हर सम टाइम। शायद वक्त ही आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो, और वैसे भी उनका बिहेवियर सबके लिए सेम ही है, वो किसी से भी बात नहीं करती। एकांश ने दृढ़ता से कहा, हमें किसी में भी शामिल नहीं होना है। आई वॉन्ट टू बी स्पेशल टू हर। आकाश ने सीधे सवाल किया, डू यू लव हर? एकांश खामोश हो गया था। आस्था के लिए उसके दिल में क्या था वह खुद नहीं जानता था। उसने बात टालते हुए कहा, नो, इट वॉज जस्ट। अजय ने मस्ती के मूड में पूछा, जस्ट वॉट? एकांश ने कहा, यू नो व्हाट वन थिंग आकाश, ये कुछ देर पहले इतनी समझदारी की बात कर रहे थे तो हमें लगा सुधर गए हैं, बट आई वाज रॉन्ग। अजय कभी नहीं सुधरने वाले। अजय ने चिढ़ाते हुए कहा, और आप भी नहीं। बात बदलना तो कोई आपसे सीखे कुंवर सा। वैसे हमारी बातों पर सोचना जरूर। आप जो अपनी कुंवर रानीसा के लिए सोचते हैं वो कुछ और है या प्यार? एकांश मुस्कुरा दिया था। आकाश और अजय दोनों समझ गए थे कि वह अब शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली स्माइल देखकर उन्हें अच्छा लगा था। तभी एकांश ने पूछा, ब्लास्ट किसने करवाया था, कुछ पता चला? आकाश बोला, नहीं एकांश, अभी तक तो नहीं। घर के सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला मुझे। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। एकांश आगे कुछ नहीं बोला। इधर आस्था ने कॉलेज जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। डर तो उसे अभी भी लग रहा था। उसके गांव का माहौल और यहाँ का माहौल पूरी तरह से अलग था, लेकिन अपनी माँ को याद करके उसने अपना कदम आगे की ओर बढ़ा दिया था। 2 दिन बाद उसने और दाइमा ने मिलकर शॉपिंग की थी। उसने सिर्फ अपनी जरूरत की ही चीजें ली थी, बिना वजह खर्च करना उसकी आदत नहीं थी। एकांश बहुत कम ही उसके सामने आता था। वह अपनी वजह से आस्था की पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। कॉलेज के पहले दिन एकांश ने उसे मोबाइल और लैपटॉप गिफ्ट किया था और बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया था। एकांश का उससे बात न करना कहीं ना कहीं आस्था के दिल में हलचल मचा रहा था, लेकिन वह इस बात से ही बहुत खुश थी कि अब उसकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। उसके कॉलेज में रंग की वजह से उसे ट्रोल किया जाता था, लेकिन आस्था को उसकी आदत थी। उसे ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। कॉलेज में वो सभी प्रोफेसर्स और टीचर्स की फेवरेट बन चुकी थी। आफ्टर ऑल शी इज अ टॉपर इन ऑल सब्जेक्ट्स। उसके हर सवाल का जवाब देने की टेक्निक और मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड माइंड ब्लोइंग थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी एकांश से आस्था की तारीफ की थी। एकांश को भी खुशी थी कि कम से कम वो बाहर तो किसी से घबराती नहीं थी। वो भी 2-4 दिन में उससे पढ़ाई के बारे में पूछ ही लिया करता था। आस्था धीरे धीरे घर में सबसे मिलने जुलने लगी थी। उसके हाथ की चाय और नाश्ते के बिना किसी के भी दिन की शुरुआत नहीं होती थी। बड़ी दादी सा, बड़ी माँ और दोनों काकी सा उससे अच्छे से बात करती थी। जेंट्स के सामने तो मैडम अब भी जाती ही नहीं थी। एकांश की बड़ी बहन आनंदी, उनकी बेटी परी और हर्षिका भी उससे अच्छे से बात करती थी। हर्ष, उत्तरा, ऐश्वर्या और ऐश्वर्या का भाई स्वप्न उससे इतनी बात नहीं करते थे, लेकिन पहले की तरह उसकी इंसल्ट भी नहीं करते थे। हाँ, लेकिन दाइमा और रुद्र के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। रुद्र हमेशा एक भाई की तरह उसे सपोर्ट करता था और अपने मजाकिया अंदाज से उसे हंसाता था। 8 महीने कैसे बीत गए किसी को पता भी नहीं चला था। आकाश ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन उस ब्लास्ट कराने वाले का कोई सुराग नहीं मिल सका और धीरे धीरे सब वो बात भूल चुके थे। इधर सेमेस्टर एग्जाम्स में आस्था ने टॉप किया था। एकांश तो उसके लिए बहुत खुश हुआ था। वो आस्था की नजरों में आए बिना उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता था, लेकिन आस्था को ये सब पता था, इसलिए वो भी एकांश की छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखती थी। उसके लिए सुबह की कॉफी बनाना, उसके नहाने जाने के बाद कपड़े निकालना, एकांश के लिए लंच बनाकर देना, ऑफिस से आने के बाद की कॉफी या फिर देर रात तक जब वो स्टडी में काम करता तब की कॉफी। अगर इन सब में कोई कमी थी तो सिर्फ एक, उन दोनों की बातें ना के बराबर होती थी। दोनों भी एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते थे, लेकिन उनके बीच कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं था। कल महाशिवरात्रि का त्योहार था। पूरा पैलेस रोशनी से जगमगा रहा था। सुबह घर के शिव मंदिर में पूजा होनी थी और उसके बाद सभी कुल देवता के मंदिर में जाने वाले थे। वहां भी बहुत बड़ी पूजा रखवाई गई थी। आस्था और एकांश दोनों एक साथ इस पूजा में बैठने वाले थे। स्वयं महागुरु स्वामीनंद जी ये पूजा करवाने वाले थे। आस्था के लिए कल का दिन बहुत स्पेशल था, और क्यों ना हो, एक तो वो शिव जी की परम भक्त थी और ऊपर से उसका जन्मदिन भी तो था। सुबह जल्दी पूजा होने की वजह से आज ही उसने कल की सारी तैयारियां कर रखी थी। इसमें वो इतना थक गई थी कि 8 बजे ही सो गई थी। एकांश ने पूछा, दाइमा, आस्था? दाइमा ने बताया, कुंवर सा वो सो रही है। एकांश ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ, वो ठीक है? दाइमा ने कहा, जी हाँ कुंवर सा, बस वो थक गई थी, इस वजह से सो गई। उसी वक्त एक नौकर वहां आ गया और उसने सबको बताया कि महागुरु आए थे। सभी घर वाले उनसे मिलने हॉल में आ गए थे। सबने एक एक करके उनके चरण स्पर्श किए थे। दादासा ने हैरानी से पूछा, महागुरु, आप अचानक, आप कल आने वाले थे ना? महागुरु ने कहा, हाँ आने वाले तो कल ही थे, लेकिन हमें आप लोगों से बात करनी थी और सोचा घर में होने वाली पूजा भी क्यों ना हम ही करें। दादीसा ने हाथ जोड़कर कहा, जी गुरुजी, ये तो हमारा सौभाग्य है। महागुरु ने निर्देश दिया, और एक बात, कल पूजा सुबह 5 बजे ही होगी, तो सब वक्त पर हो जाना चाहिए। दादासा ने आदर से कहा, जी जैसा आप चाहें, और उन्हें कमरे में ले गए थे। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। कल क्या होने वाला है, आस्था इन सब बातों से अनजान अपने मीठे सपनों में गुम थी। आस्था के दिन की शुरुआत आज थोड़ी जल्दी ही हुई थी, और हो भी क्यों ना, आज महाशिवरात्रि जो थी। आस्था नहाकर तैयार हो गई थी।
उसने आज लेमन कलर की प्लेन साड़ी पहनी हुई थी, फुल स्लीव का ब्लाउज, सिर पर आंचल, आंखों में काजल, गले में एकांश के नाम का मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, मैचिंग चूड़ियां और पैरों में पायल। अपने दबे रंग के बावजूद भी वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। अच्छे से तैयार होकर वो गार्डन में बने मंदिर चली गई थी। घर के बाकी लोग भी सब उठ चुके थे और तैयार होकर हॉल में आ गए थे। महागुरु ने पूछा, आस्था बहू कहाँ है? सब एक दूसरे की ओर देखने लग गए थे। दादासा ने पूछा, दाई माँ, आपने आस्था को बताया था ना कि सुबह ही पूजा होने वाली है? दाई माँ ने हकलाते हुए कहा, नहीं, वो सो रही थी इसलिए नहीं बता पाई। लेकिन दाइमा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही बड़ी दादीसा ने कड़क आवाज में कहा, लेकिन क्या दाइमा, कैसे भूल सकती हैं आप? स्वयं महागुरु जी आज पूजा करने वाले हैं और घर की बड़ी बहू कुंवर रानी साथ सो रही हैं। वे गुस्से में कहे जा रही थी। एकांश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बड़ी दादीसा, सिर्फ पूजा है इसलिए आपको याद आया कि आस्था इस घर की बड़ी बहू है, वरना आज तक तो मैंने आपको ठीक से उनसे बात करते हुए नहीं देखा। बड़ी दादीसा ने हैरानी से कहा, कुंवर सा आप? बड़ी दादीसा आगे बोल पाती उससे पहले ही दादासा गरजे, खामोश हो जाइए सब। त्योहार वाले दिन सुबह सुबह करवाहट मत फैलाइए। क्षमा कीजिए महागुरु। महागुरु ने बस इतना ही कहा। वे कहीं ना कहीं नाराज थे। उन्होंने कहा, हम सब चलते हैं पूजा के लिए। वे घर से बाहर निकल पाते उससे पहले ही एक बहुत ही मीठी आवाज पूरे महल में गूंजी। वो आवाज आस्था की थी। आस्था शिवजी के सामने आंखें बंद किए मंत्रों में लीन थी। किसी मोह से बंधे सब मंदिर में आकर हाथ जोड़े खड़े हो गए थे। स्वयं महागुरु भी आस्था की आवाज से मोहित हो चुके थे। आस्था का जाप खत्म हुआ। जब उसने अपनी नजरें उठाई तो उसके सामने एकांश था। उसके चेहरे पर नासमझी वाली स्माइल आ गई थी और आस्था की स्माइल देखकर एकांश की स्माइल और बढ़ गई थी। वो एक दूसरे को देखने लगे थे। आस्था ने एक एक कर सभी बड़ों के पैर छू लिए और अंदर जाने लगी। तभी बड़ी दादीसा ने पुकारा, आस्था रुकिए। आस्था को हैरानी हुई। उसने पूछा, जी? मृणाल ने उसे एक बड़ी सी थाल दी जिसमें लाल कलर की खूबसूरत साड़ी, ज्वेलरी और सुहाग की सारी निशानियां थी। उन्होंने कहा, ये आपके लिए, आज आप यही पहनेंगी। आस्था ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, ये किस लिए? बड़ी दादीसा ने जवाब दिया, ये इसलिए कि आप इस घर की बहू हैं। आस्था हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए उन्हें देखने लगी थी। दादीसा ने कहा, ये सब चीजें जो आप देख रही हैं ना, हम पहले ही आपको देने वाले थे लेकिन मौका ही नहीं मिला, इसलिए अब दे रहे हैं। आज की पूजा में यही साड़ी पहनिए, वो भी पूरे साज श्रृंगार के साथ। आस्था ने खुशी से कहा, जी जरूर। तभी सुनीता ने कहा, जल्दी जाइए और तैयार होइए, कुछ देर में हमें निकलना है। आस्था अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। कुछ देर बाद सभी जेंट्स घर की लेडीज का इंतजार कर रहे थे। महागुरु उनके सेवक के साथ दादासा और अजिंक्य जी पहले ही चले गए थे। एक एक कर सभी लेडीज आ गई थी जो वो अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लिए आगे बढ़ गए थे। अब सिर्फ वहाँ एकांश, बड़ी दादीसा और दादीसा ही थे जो आस्था को लेकर जाने वाले थे। दादीसा ने कहा, कुंवर साहब, हम जीजी और दाइमा के साथ निकलते हैं, आप आस्था के साथ आ जाइएगा। और बिना कोई जवाब सुने ही आगे बढ़ गई थी। या शायद वो बोलना ही नहीं चाहता था। ऐसा क्यों हो रहा था उसे भी समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं ख्यालों में गुम आस्था की पायल की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी थी। सुर्ख लाल साड़ी, बालों का बड़ा सा बन और उसमें ढेर सारे गजरे, गले में भारी हार, बड़े झुमके और बड़ा सा मांग टीका, हाथ भर के लाल चूड़ियां और उसके आगे पीछे कड़े, कमरबंद और चलते वक्त होने वाली उसकी पायल की मीठी सी आवाज। उफ, एकांश अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। आस्था ने धीरे से पूछा, सब कहाँ हैं? एकांश के इस तरह देखने से उसे शर्म आ रही थी। ये किस तरह की फीलिंग थी उसे समझ नहीं आ रहा था, और समझती भी कैसे। वो प्यार, मोहब्बत जैसे जज्बातों से कोसों दूर थी। एकांश के कानों तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंची थी। आस्था, उसने पुकारा, कुंवर जी। एकांश ने होश में आते हुए कहा, हाँ, कुछ कहा? आस्था समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। वो एकांश ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, चले। यह दिल के हाथों मजबूर होकर अनजाने में ही उससे हो गया था, लेकिन अब उसे फिक्र हो रही थी, क्या आस्था थामेगी हमारा हाथ? हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। एकांश के दिल और दिमाग दोनों कह रहे थे। वह अपना हाथ पीछे लेने ही वाला था कि तभी आस्था ने अपना नाजुक हाथ उसके हाथों में दे दिया। अगर वो नजरें उठाकर देखती तो देख पाती एकांश के चेहरे पर वो $1,000,000 वाली स्माइल। आस्था, आई प्रॉमिस, जितने विश्वास से आपने ये हाथ थामा है ना, उतने ही विश्वास से हम हमारा ये रिश्ता निभाएंगे। आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, हमें पता है आपका आज जन्मदिन है। सुबह ही विश करने वाले थे जब आपके चेहरे पर हल्की नाराजगी देखी थी, लेकिन क्या करें, रात का सरप्राइज खराब हो जाता। बट डोंट वरी, आपको आज बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलेगा। एकांश दिल ही दिल में बातें किए जा रहा था। एक दूसरे का हाथ थामे कब वे गाड़ी में बैठ गए और कब शिव मंदिर पहुंचे उन्हें ही पता नहीं लगा। लेकिन एक बात थी, न एकांश ने आस्था का हाथ छोड़ा और न ही आस्था ने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़वाया। अब आस्था को क्या सरप्राइज मिलने वाला था ये एकांश ही जानता था। प्राक थी, लेकिन वो जिसकी उसकी चॉइस थी कि उन्हें कैसे जाना है। एक दूसरे का हाथ थामे आस्था और एकांश मंदिर आ चुके थे। घर के सभी बड़े ऑलरेडी ऊपर जा चुके थे। सभी यंगस्टर्स ने सीढ़ियों से ही जाने का सोचा था। रुद्र, एकांश और आस्था का ही इंतजार कर रहा था। रुद्र ने कहा, चलिए, फाइनली आप दोनों आ गए, कितनी देर लगा दी। एकांश उसे कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही उसे कॉल आ गया। एकांश ने कहा, इट्स अर्जेंट, इधर लिफ्ट है, आप ऊपर जाइए, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। और उसने कॉल रिसीव कर लिया। रुद्र ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, छोटी सी भाभी सा। आस्था ने मुंह फुलाते हुए कहा, दा, कितनी बार कहा है हमें ऐसे मत बुलाइए। रुद्र ने भी उसी अंदाज में कहा, और हमने भी आपसे कितनी बार कहा है, आप ऐसे मुंह बनाते हुए बहुत क्यूट लगती हैं, इसलिए तो हम यही बुलाएंगे। आस्था ने मुंह टेढ़ा किया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, और ये ऐसा करती है ना, तब तो और भी क्यूट लगती हैं। आस्था रुद्र के पीछे भागी और साड़ी में उलझने लगी। आप रुकिए, हम अभी आपको बताते हैं।
रुद्र भागते हुए बोला, अरे रे, ठीक से तो चलकर बताइए, फिर हमें पकड़िएगा, हम चले बाकी सबके पास, पता नहीं कहाँ तक पहुंचे हैं। आस्था ने कहा, आपको तो हम बाद में देख लेंगे। रुद्र ने पलटकर कहा, भाभी सा, नहीं नहीं, छोटी सी भाभी सा, हमें देखने से अच्छा है कि आप आपके कुंवर जी को देखिए, बाय। आस्था की नजरें खुद ब खुद एकांश की ओर चली गई थीं। कॉल पर बात करते हुए ट्रेडिशनल ड्रेस में वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। उसके मसल्स, बाइसेप्स और उसके वो हवा के साथ उड़ते प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण शिव मंदिर एक छोटे से पहाड़ पर बसा हुआ था। वो पारंपरिक और आधुनिक वास्तु का शानदार एग्जाम्पल था। 300 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण शिव मंदिर एक छोटे से पहाड़ पर बसा हुआ था। वो पारंपरिक और आधुनिक वास्तु का शानदार एग्जाम्पल था। 300 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में जाना होता था। वैसे तो वहां लिफ्ट की भी अरेंजमेंट थी, लेकिन वो जिसकी उसकी चॉइस थी कि उन्हें कैसे जाना है। एक दूसरे का हाथ थामे आस्था और एकांश मंदिर आ चुके थे। घर के सभी बड़े ऑलरेडी ऊपर जा चुके थे। सभी यंगस्टर्स ने सीढ़ियों से ही जाने का सोचा था। रुद्र, एकांश और आस्था का ही इंतजार कर रहा था। रुद्र ने कहा, चलिए फाइनली आप दोनों आ गए, कितनी देर लगा दी। एकांश उसे कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही उसे कॉल आ गया। एकांश ने कहा, इट्स अर्जेंट, इधर लिफ्ट है, आप ऊपर जाइए, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। और उसने कॉल रिसीव कर लिया। रुद्र ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, छोटी सी भाभी सा। आस्था ने मुंह फुलाते हुए कहा, दा, कितनी बार कहा है हमें ऐसे मत बुलाइए। रुद्र ने भी उसी अंदाज में कहा, और हमने भी आपसे कितनी बार कहा है, आप ऐसे मुंह बनाते हुए बहुत क्यूट लगती हैं, इसलिए तो हम यही बुलाएंगे। आस्था ने मुंह टेढ़ा किया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, और ये ऐसा करती है ना, तब तो और भी क्यूट लगती हैं। आस्था रुद्र के पीछे भागी और साड़ी में उलझने लगी। आप रुकिए, हम अभी आपको बताते हैं। रुद्र भागते हुए बोला, अरे रे, ठीक से तो चलकर बताइए, फिर हमें पकड़िएगा, हम चले बाकी सबके पास, पता नहीं कहाँ तक पहुंचे हैं। आस्था ने कहा, आपको तो हम बाद में देख लेंगे। रुद्र ने पलटकर कहा, भाभी सा, नहीं नहीं, छोटी सी भाभी सा, हमें देखने से अच्छा है कि आप आपके कुंवर जी को देखिए, बाय। आस्था की नजरें खुद ब खुद एकांश की ओर चली गई थीं। कॉल पर बात करते हुए ट्रेडिशनल ड्रेस में वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। उसके मसल्स, बाइसेप्स और उसके वो हवा के साथ उड़ते बिखरते बाल, उफ, वो चाहकर भी उस पर से नजर नहीं हटा पा रही थी। फीलिंग्स की तो कुछ समझ नहीं थी, लेकिन उसे इस तरह देखकर दिल को एक अजीब सा ही सुकून मिल रहा था। जी है कि भर ही नहीं रहा था। आस्था ने दिल ही दिल में कहा, हमारी ही नजर लग जाएगी हमें, और मंदिर की ओर ऊपर देखा। पूरे दिल से अपने हाथ जोड़कर उसने अपने शिवजी को याद किया और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। एकांश का कॉल आधे घंटे तक चला। जब उसने सामने देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसे बुरा लगा कि वो आस्था के साथ नहीं जा पाया, लेकिन उससे मिलने की चाह में वो जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ा और ऊपर पहुंच गया। उसने हर तरफ नजरें घुमाई, लेकिन आस्था उसे कहीं नहीं दिखी। सुबह से निर्जला उपवास और काम की वजह से आस्था पहले ही कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने एक शिकन तक अपने चेहरे पर नहीं आने दी थी। लेकिन अब सीढ़ियां चढ़कर वो थक गई थी। उसे हल्के हल्के चक्कर भी आने लग गए थे। ऊपर से दोपहर की तेज धूप, फिर भी किसी तरह वो धीरे धीरे चल रही थी। एकांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे पूछे। नजरों ने तो कब का अपना काम कर लिया था। मंदिर के चारों तरफ आस्था को देखा, लेकिन वो है कि दिख ही नहीं रही थी। उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था, जिसे करार सिर्फ आस्था को देखकर ही आना था। आखिर मजबूर होकर उसने दाइमा को आवाज दी। एकांश को समझ नहीं आ रहा था कि आगे का वो कैसे पूछे, क्योंकि लगभग सभी घर के बड़े वहीं थे। उसने कहा, दाइमा, वो दाइमा आगे कुछ बोल पाती, तभी एकांश ने कहा, कुंवर साहब, अच्छा हो गया आप दोनों आ गए। आस्था बेटा कहाँ है, उनसे ये। एकांश की आंखों में फिक्र साफ साफ सभी को दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, आस्था कहाँ है, मतलब वो ऊपर नहीं आई। दाइमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। बाकी सब भी परेशान हो गए थे। दाइमा ने कहा, वो आपके साथ थी ना। फिर एकांश ने झट से रुद्र को कॉल किया। एकांश ने पूछा, हेलो रुद्र, आप दोनों कहाँ हैं? रुद्र ने जवाब दिया, भाई साहब बस आ जाएंगे थोड़ी देर में, हम स्टेयर से आ रहे हैं तो वक्त लगेगा। एकांश ने पूछा, ओ ओके, नॉट द प्रॉब्लम, आस्था आपके साथ ही है ना? रुद्र ने कहा, नहीं भाई साहब, वो भाभी साहब पीछे हैं। एकांश को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आपको उनके साथ रहना चाहिए था ना। रुद्र ने बेचारगी से कहा, भाई साहब वो हम सबके साथ आ गए। एकांश ने कहा, ठीक है, लेकिन अब स्लो चलिए, उन्हें साथ लेकर आइएगा। और उसने कॉल रख दिया। एकांश ने कहा, वो ठीक है, सबके साथ स्टेयर से आ रही हैं। लेकिन दाइमा परेशान हो गई थी। दाइमा ने फिक्र जताते हुए कहा, कुंवर साहब वो। एकांश ने पूछा, क्या हुआ दाइमा? दाइमा ने बताया, आज उनका निर्जला उपवास है। और एकांश ने हैरानी से कहा, क्या उपवास, वो भी निर्जला? आपने उन्हें रखने ही क्यों दिया? और क्या क्या कह रही थी आप? दाइमा ने इस बार परेशान होते हुए अपना सेंटेंस पूरा किया। कुंवर साहब, वो पैदल मंदिर गई थी, जो पैलेस से 5 किलोमीटर दूर है, और सुबह से काम भी कर रही हैं। एकांश काफी गुस्से में आ चुका था। उसने बस इतना ही कहा, दाइमा। वो बिना कुछ कहे ही सीढ़ियों की तरफ भाग गया। उसके पीछे आकाश और अजय भी जाने वाले थे, लेकिन उन्हें महागुरु ने रोक लिया। एकांश की स्पीड काफी ज्यादा थी। वो लगभग 2-3 सीढ़ियां स्किप करते हुए उतर रहा था। उसके सारे भाई बहन उसे इस तरह उतरते देखकर चौंक गए थे, लेकिन वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही एकांश उनसे दूर जा चुका था। ऐश्वर्या ने पूछा, भाई साहब को क्या हुआ? रुद्र भी उसे इस तरह जाता देखकर उसके पीछे चला गया। उसने कहा, आप सब जाइए, हम उन्हें देखकर आते हैं। एकांश को आस्था दिखी, जो सिर को हाथ लगाए सीढ़ियों के साइड की दीवार को पकड़कर खड़ी थी। एकांश ने अपनी फूलती हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए आवाज दी, आस्था। आस्था ने थकी आवाज में सूखे गले से कहा, कुंवर जी, और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था, हलक सूख गया था। सामने का ठीक से दिखाई देने में भी प्रॉब्लम हो रही थी।
एकांश ने उसका हाथ थाम लिया और उसके सामने आ गया। एकांश की आंखों में बेशुमार फिक्र और प्यार लिए जैसे जैसे उसे डांट रहा था, वैसे वैसे आस्था की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, आस्था, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसा कर सकती हैं ये आप? आपको कुछ समझ है या नहीं? इस तरह से उपवास रखना और फिर पता नहीं कितना पैदल चलना, उतना काफी नहीं था कि अब ये सीढ़ियां भी चढ़नी थी? कुछ समझ है या नहीं है? एकांश ने गुस्से में चीख कर पूछा। अब रो क्यों रही हैं? आस्था ने किसी तरह से कहा, हमें हमें चक्कर आ रहे हैं, सामने का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और अगले ही पल एकांश ने आस्था को अपनी बाहों के घेरे में बंद कर लिया। सीढ़ियां चढ़कर आने से आस्था को चक्कर आ रहे थे। ये देखकर एकांश ने उसे अपनी बाहों के घेरे में बंद कर लिया। रुद्र जो वहां एकांश को देखने आया था, वो उल्टे पैर वैसे ही वापस चला गया। एकांश ने शांति से कहा, आस्था, हमें पता नहीं था कि आप इतनी पागल हैं जो ये सब किया। आस्था ने बेहद मासूमियत से उसकी बाहों में रहकर ही लेकिन सिर उठाकर कहा, हम पागल नहीं हैं, ये तो हमारी आस्था है, हमारे शिव जी के लिए। उसकी वो आंखें, एकांश हर बार की तरह उनमें कैद हो गया था। एकांश मुस्कुराते हुए बोला, आस्था की आस्था, और उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आस्था ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? एकांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप चल सकती हैं? आस्था ने ना में सिर हिला दिया। एकांश ने पूछा, फिर अब भी कुछ कहना है? आस्था ने हाँ में सिर हिलाया। एकांश खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने कहा, कहिए। आस्था ने डरते हुए कहा, किसी ने देखा तो? एकांश ने बेपरवाही से कहा, कुछ नहीं कहेगा। आस्था ने फिक्र जताते हुए पूछा, और आपके हाथों में दर्द हुआ तो? एकांश ने कहा, इतनी सी हैं आप, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। आस्था ने भी अच्छे बच्चे की तरह सिर हिला दिया। एकांश ने कहा, वैसे आप कुछ खाती हैं या नहीं? जब आपको पहली बार उठाया था तब भी इतना ही वेट था या फिर इससे ज्यादा? आस्था आंखें बड़ी करते हुए उसे देखने लगी। एकांश ने उसके एक्सप्रेशन को देखकर पूछा, क्या? आस्था ने पूछा, आपने हमें कब गोद में उठाया? एकांश ने बताया, एक बार नहीं, 2 बार आप हमारी बाहों में थी। आस्था ने हैरानी से कहा, क्या? एकांश ने कहा, लेकिन अफसोस, दोनों बार बेहोश थी। आस्था कहकर खामोश हो गई। ओह। उसने अपना सिर एकांश के सीने से लगा लिया। अब उसमें कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। आंखें बंद किए वो एकांश के दिल की धड़कन सुन रही थी। एकांश उसकी बंद आंखें देखकर घबरा गया। उसने पूछा, आप ठीक तो है ना आस्था? आस्था ने अपनी बाहें उसके गले में डाली और उसे कसकर पकड़ लिया। ठीक है। एकांश ने भी अपनी बाहें कस ली। दिल के हाथों मजबूर कहें या वक्त की जरूरत, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब थे। कहीं ना कहीं दोनों को भी इस करीबी से दूर होने की ख्वाहिश नहीं थी। एकांश आस्था को लिए मंदिर पहुंच गया और सब उन दोनों के पास आ गए। उसने उसे एक जगह ठीक से बैठा दिया। दादासा ने पूछा, आप ठीक तो है ना आस्था? आस्था की आंखें अब भी बंद हो रही थी। उसने किसी तरह कहा, जी ठीक है। एकांश ने कहा, आस्था, ये लीजिए, पानी पीजिए। आस्था आगे बोलने से पहले ही एकांश ने कहा, नहीं हम। एकांश ने कहा, पानी पीजिए आस्था, और फिर आपको खाना भी खाना है, और अब हमें आपसे ना नहीं सुनना है। आस्था ने बहुत उम्मीद से उसकी तरफ देखा। कुंवर जी प्लीज। एकांश को अब गुस्सा आ रहा था। करिए जो करना है। महागुरु ने एकांश को शांत करते हुए कहा, कुंवर सा शांत हो जाइए, हम अभी पूजा शुरू करते हैं, और पूजा के बाद आप कुंवर रानीसा को खाना खिला दीजिएगा। एकांश ने सिर्फ हामी भरी। वो दोनों और पूरा परिवार पूजा में बैठ गए। महागुरु ने पूजा थोड़ा जल्दी ही खत्म की, क्योंकि आस्था की हालत उनसे भी देखी नहीं जा रही थी। हवन कुंड में आहुति डालते वक्त गलती से आस्था का हाथ भी जलने वाला था, लेकिन एकांश ने समय रहते उसे पीछे कर लिया। अब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आस्था ने अपना शरीर बेजान कर एकांश के ऊपर छोड़ दिया था। एकांश ने पुकारा, आस्था। महागुरु ने भी पूजा समाप्त होने की घोषणा की। एकांश ने जल्दी से आस्था को पानी पिलाया और उसे अपनी बाहों में उठाकर नीचे ले आया। एकांश लिफ्ट में आ गया था। उसने कहा, आकाश, डॉक्टर अरेंज कीजिए। गाड़ी में बिठाकर वो वहीं मौजूद अपनी हवेली में आ गया। आस्था अब एकांश के कमरे में बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दिया और कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर चले गए। एकांश खामोशी से उसके सिरहाने बैठकर उसे देख रहा था। वो उसके करीब आया और अपने होंठ उसके सिर पर रख दिए। एकांश ने फिर उसकी आंखों को किस किया। उसकी नजर अब उसके होंठों पर थी। आस्था के सूखे होंठ देखकर एकांश की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके होंठों पर गिर गई। आस्था ने थकी हुई आवाज में कहा, कुंवर जी। एकांश ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, कहिए ना आस्था, कुछ चाहिए क्या आपको? आस्था ने कहा, पानी। एकांश उठने लगा, तभी आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेहोशी की हालत में भी उसे उसके कुंवर जी का साथ चाहिए था। उसने कहा, अभी देते हैं। आस्था ने कहा, मत जाइए ना। एकांश ने कहा, नहीं जा रहे हैं कहीं, आपके साथ ही हैं हम, पानी लेते हैं सिर्फ। आस्था ने उसे और कस के पकड़ लिया। एकांश ने वैसे ही बैठे हुए टेबल पर से पानी का गिलास लिया और उसे पिला दिया। आस्था ने पूछा, हमारा व्रत? एकांश ने तसल्ली देते हुए कहा, पूरा हो चुका है, फिक्र मत कीजिए। आस्था उससे और लिपट कर सो गई। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और एकांश का प्यार भरा स्पर्श उनकी कमी को पूरा कर रहा था। एकांश ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया और उसके पास सो गया। आज कितने महीनों बाद आस्था चैन की नींद सो रही थी, मगर एकांश, उसकी नींद तो पूरी तरह उड़ चुकी थी। वो किसी तरह सोने की कोशिश कर रहा था, बट नींद है कि उसे आ ही नहीं रही थी। एकांश ने कहा, आस्था, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। यस आस्था, आई फील फॉर यू, आई लव यू। इतना कहकर उसने अपने लबों की मोहर उसके सिर पर दे दी। एकांश को उसके प्यार का एहसास हो गया था, लेकिन आस्था, उसका क्या? क्या उसे इतनी समझ थी कि वो प्यार मोहब्बत जैसे जज्बातों को समझ पाए? एकांश आस्था को बाहों में लेकर सो गया था। उसे उसके प्यार का एहसास हो गया था, लेकिन आस्था, उसका क्या?
क्या उसे इतनी समझ थी कि वो प्यार मोहब्बत जैसे जज्बातों को समझ पाए? हाँ, उसके दिल में एकांश के लिए कुछ तो था, लेकिन ये कुछ क्या है? ये उसकी समझ से परे था। शायद एहसान। यही वजह तो थी जो उसे एकांश के करीब ला रही थी। कुंवर जी ने हमें आगे बढ़ने से नहीं रोका, हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। इन्हीं बातों की वजह से वो एकांश की रिस्पेक्ट करती थी, बहुत रिस्पेक्ट। और अब इसी सफर को तो एकांश को पार करना था। आस्था उसकी जीवन साथी तो बन चुकी थी, लेकिन अब उसे हमसफर बनाना था। उस रिस्पेक्ट की फीलिंग को मोहब्बत की फीलिंग में बदलना था। और ये सब करने के लिए करना था इंतजार आस्था के मैच्योर होने का, मोहब्बत के खूबसूरत जज्बातों को समझने लायक होने का। एकांश ने डिसाइड कर लिया था, जब तक आस्था खुद उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाती तब तक वो खामोश रहेगा। एकांश की नींद जल्दी ही खुल गई। वो रेडी होकर आ गया और अपने सामने लैपटॉप खोलकर बैठ गया। अपने सामने आस्था को मासूमियत से सोता हुआ देखकर उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो काम करे। घड़ी में सुबह के 5:30 बज रहे थे। आस्था की नींद खुली। एकांश ने नॉर्मल टोन में कहा, गुड मॉर्निंग, ठीक है आप? बट वही जानता था कि आस्था को होश में देखकर उसे कितनी खुशी हो रही थी। दिल कर रहा था कि उसे बाहों में भर ले। आस्था ने भी अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग। आस्था की नजरें घड़ी पर जाते ही उसने जोर से कहा, 5 बज गए, हमारी पूजा। और उठकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उसे चक्कर आने लगे, मगर वो गिर पाती उससे पहले ही एकांश ने उसका हाथ थाम लिया। उसे अच्छे से बिठाकर पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। एकांश ने उसके होठों से पानी का गिलास लगाया और कहा, ठीक है आप लीजिए, पानी पीजिए। आस्था को वैसा ही बैठा देखकर एकांश ने पूछा, आप पानी क्यों नहीं पी रही? आस्था का मासूमियत भरा जवाब था, हमने ब्रश नहीं किया और ना ही पूजा की है, तब तक हम पानी नहीं पी सकते। एकांश उसे बाथरूम तक ले आया और बोला, आप फ्रेश हो जाइए, हम दाइमा को भेजते हैं, और हाँ, दरवाजा लॉक मत कीजिएगा। आस्था कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही एकांश ने कहा, हम बाहर जा रहे हैं, आपको अगर अंदर चक्कर आ गए तो आई कांट टेक रिस्क, दाइमा आ जाएंगी, ओके? आस्था वहीं खड़ी रही। एकांश समझ गया और वो बाहर चला गया। दाइमा ने उसका बैग लाकर उसे दिया। कुछ देर बाद तैयार होकर उसने पूजा की और फिर हमेशा के रूटीन की तरह नाश्ता बनाने जाने लगी। लेकिन एकांश ने उसे देखते ही झट से कहा, आराम कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आस्था खड़ी रही। उसे खड़ा देखकर एकांश ने फिर से कहा, आपने सुना नहीं, जाइए लेटिए बेड पर। आस्था ने आंखों में आंसू लिए छोटी सी आवाज में कहा, जाने दीजिए ना, हमें भूख लगी है। आस्था का चेहरा अपने हाथों में थाम कर एकांश ने कहा, इधर देखिए। उसकी नम आंखें देखकर न जाने कितना दर्द उसने अपने दिल में महसूस किया, उसका अंदाजा शायद वो खुद भी नहीं लगा सकता था। एकांश ने पूछा, भूख लगी है? और आस्था ने नजरें उठाकर हाँ में सिर हिलाया। एकांश की आंखें भी नम हो गईं। वो जल्दी से घूम गया। एकांश ने कहा, आप यहीं बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं, और बिना उसकी ओर देखे वहां से चला गया। एकांश ने पुकारा, दाइमा, ब्रेकफास्ट। दाइमा ने कहा, कुंवर साहब अभी तक कुछ बना नहीं है। एकांश गुस्सा हो गया, और क्यों ना हो, उसकी जान जो भूखी थी, तो फिर क्या कर रहे हैं आप सुबह से? जल्दी से कुक कीजिए। दाइमा ने कहा, हाँ हम अभी करते हैं। लेकिन एकांश में इतना सब्र कहाँ। वो किचन के अंदर आ गया। वहीं मौजूद एक नौकर को प्याज, टमाटर और दूसरे को फ्रूट कट करने को कहा, और फ्रिज में से ब्रेड निकाल लिए। ब्रेड को टोस्टर में डालकर कट किए हुए वेजिटेबल्स दूसरे ब्रेड पर रख दिए। थोड़ा केचप, मेयोनीज डालकर अवन में 1 मिनट के लिए रख दिए। ट्रे लेकर उसमें कट किए हुए फ्रूट, 1 ग्लास में जूस और सैंडविच रख दिए। टोस्ट किए हुए ब्रेड पर पीनट बटर स्प्रेड करके उसको भी एक प्लेट में रख दिया, और खुद ही ट्रे लेकर रूम की ओर चला गया। दाइमा और सब नौकर आंखें फाड़ कर उसे देख रहे थे। आज तक किचन में कदम नहीं रखने वाले उनके कुंवर सा खुद कुक करके खाना ले जाते हुए देखकर नौकर हैरान हो गए, लेकिन दाइमा उनके चेहरे पर मुस्कान थी। एकांश ने कहा, आस्था चलिए यहाँ आकर बैठिए। आस्था ने कहते हुए जल्दी से ट्रे लेना चाहा। कुंवर जी आप क्यों ले आए, हम आ जाते ना। लेकिन एकांश ने दिया नहीं। एकांश ने कहा, हमने बैठने कहा है आस्था, बैठिए जल्दी। आस्था ने कहा, लेकिन एकांश ने ट्रे टेबल पर रख दिया और आंखों के इशारे से ही उसको खाने को कहा। बैठिए। आस्था ने पूछा, और आप? एकांश ने कहा, हम बाद में खाएंगे। आस्था आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। हम अकेले नहीं खा सकते, आप भी खा। एकांश ने उसके मुंह में सैंडविच जो डाल दिया था। एकांश ने कहा, आप खाएंगी या फिर हम खिलाएं? और आस्था ने ना में सिर हिलाया। एकांश ने हिदायत दी, और हाँ, खाते वक्त बात नहीं करते। आस्था अब हाँ में सिर हिलाने लगी। उस वक्त एकांश को वो दुनिया की सबसे क्यूट लड़की लग रही थी, और उस पर बेहद प्यार भी आ रहा था। दिल कर रहा था कि उसके दोनों गालों को जोर से पिंच करे और अपनी लबों की मोहर उसके पूरे चेहरे पर दे। बट अगेन ही कंट्रोल्ड हिज इमोशंस। आस्था अब जल्दी जल्दी खा रही थी। जैसे ही एक निवाला उसके पेट में गया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसे कितनी 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 भूख लगी थी। एकांश बस प्यार से उसे देख रहा था। आस्था ने अपने सामने रखा हुआ सब फिनिश कर दिया और पानी पीने लगी। उसके बाद आस्था ने धीरे से कहा, कुंवर जी। एकांश ने कहा, जी। आस्था ने पूछा, फ्रेंड्स? एकांश खामोश सा उसे देखता रहा। आस्था ने कहा, आपने एक बार पूछा था और हमने कुछ नहीं कहा था, इसलिए आप भी कुछ नहीं कहेंगे। एकांश कुछ समझ ही नहीं पाया। क्या कहा? आस्था नाराज हो गई। आपको हमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी। एकांश ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। किसने कहा आपसे? हमें करनी है आपसे फ्रेंडशिप। आस्था खुश हो गई और उसने भी हाथ मिलाया। आस्था ने कहा, आप बहुत 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 अच्छे हैं कुंवर जी, और बहुत हैंडसम भी। एकांश ब्लश कर रहा था। थैंक यू। आस्था ने पूछा, हम जाएं? एकांश ने कहा, आस्था मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और एकांश सिर्फ अपने हाथ को देखता रहा, जिसमें कुछ पल पहले आस्था का हाथ था। आई प्रॉमिस आस्था, आपका हमारी तरफ बढ़ाया ये पहला कदम आपको बेहद खुशियों की ओर ले जाएगा। हम आपकी जिंदगी तमाम खुशियों से भर देंगे, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करेंगे। हाँ, बट एक बात, हम आपके हैं और सिर्फ आपके ही रहेंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो ही हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। हम आपकी जिंदगी है या नहीं,
ये डिसीजन आपका होगा, सिर्फ आपका। आस्था एकांश के कमरे से निकलकर किचन में आ गई थी। ब्रेकफास्ट लगभग बन चुका था। आस्था ने पुकारा, ताइमा। ताइमा ने फ्रूट कट करते हुए कहा, जी आस्था। आस्था ने उनके हाथ से नाइफ लिया और कहा, आप ये क्यों कर रही हैं? हम कर देते ना। ताइमा ने फिक्र जताते हुए कहा, रहने दीजिए आस्था, आप बीमार हैं, आराम कीजिए। आस्था ने नाराज होते हुए कहा, ओहो दाइमा, हमें नहीं आराम करना, पता नहीं कल कितना सो गए हम। कुछ देर बाद वो सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। आस्था सबको सर्व कर रही थी। दादासा ने एक बॉक्स दिया और कहा, आस्था ये आपके लिए। उसमें बेहद ही खूबसूरत ऐसा नेकलेस था। बाकी सभी घर वालों ने भी उसे एक एक करके गिफ्ट दिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों दे रहे थे। आस्था ने छोटी सी आवाज में कहा, थैंक यू, बट ये क्यों? रुद्र ने कहा और उसके सामने केक ले आया। वो इसलिए, रुद्र ने कहा, हैप्पी बर्थडे भाभी साहब। आस्था ने उलझन में पूछा, लेकिन हमारा बर्थडे तो कल था ना, फिर आज क्यों? रुद्र ने बताया, वो क्या है ना छोटी सी भाभी साहब, हमने सरप्राइज प्लानिंग भी कल के लिए ही की थी, लेकिन हमें क्या पता था आप बीमार होकर खुद हमें सरप्राइज कर देंगी। और अब सवाल जवाब बाद में, पहले केक कट कीजिए। रुद्र ने बर्थडे सॉन्ग प्ले किया और उसे केक कट करने कहा। आस्था ने केक का पीस उठाया और सबकी तरफ देखने लगी और कहा, थैंक यू। उसने पूछा, किसे पहले दूं? सब उसके इस सवाल पर हंस दिए थे। दादीसा ने सामने आकर उसे ही केक खिलाया और फिर उसने उन्हें। बाकी सबने भी थोड़ा थोड़ा उसे केक खिलाया। अजिंक्य ने कहा, कुंवर साहब आप नहीं खिलाएंगे? एकांश आगे आया और केक का छोटा सा बाइट उसके मुंह में डाल दिया। एकांश ने सिर्फ उसे सुनाई देगा ऐसा कहा, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड, और थोड़ा सा केक उसके चेहरे पर लगा दिया। आस्था ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी ने उसे दिल खोलकर विशेष दी। एकांश ने बैग्स आस्था के हाथों में थमा दिए और कहा, आस्था ये आपके लिए। आस्था ने पूछा, क्या है ये कुंवर जी? एकांश ने कहा, आपके बर्थडे गिफ्ट्स। आस्था ने मना करते हुए कहा, हमें नहीं चाहिए, ऑलरेडी सबने हमें बहुत सारे गिफ्ट दे दिए हैं। एकांश ने कहा, वो सबने दिए हैं, हमने नहीं। आस्था ने कहा, आपको तो पता भी नहीं है, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपने ही हमें दिया है, इसलिए ये हमें नहीं चाहिए। एकांश ने हैरानी से पूछा, अच्छा ऐसा कौन सा गिफ्ट दिया है हमने आपको, जरा हमें भी तो बताइए। आस्था ने कहा, हमारी माँ का सपना। एकांश ने पूछा, मतलब हाँ, हम समझे नहीं। आस्था नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और एकांश उसकी मीठी सी आवाज को सुन रहा था। मतलब ये कि हमारी माँ चाहती थी हम अपनी पढ़ाई पूरी करें, वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहती थी। आपको पता है हमारी पढ़ाई के लिए तो वो हर रोज गुल्लक में पैसे डालती थी ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो हमें छोड़कर चली गई और हमारी आपसे शादी हो गई। हमें लगा कि अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपने हमारा एडमिशन करवा दिया। थैंक यू कुंवर जी, थैंक यू सो मच। एकांश कहते हुए चुप हो गया। उसे आस्था की आंखों में आंसू जो दिखाई दिए थे। आस्था हमने इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं किया है जो आप। एकांश ने फिक्र से कहा, क्या हुआ? आस्था रोने लग गई, माँ इतनी जल्दी क्यों चली गई? हमें वो चाहिए थी। एकांश उसे समझा रहा था और आस्था उसके सीने से लग गई। एकांश के पास जाकर उसे सुकून मिल रहा था। शांत हो जाइए आस्था, जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होता। मत रोइए आप, आपको रोता देख उन्हें बुरा लगेगा। और आप चाहती हैं क्या उन्हें बुरा लगे, तकलीफ हो? बताइए हमें। आस्था ने काफी देर बाद कहा, कुंवर जी। आस्था ने पूछा, आप हमें अकेला नहीं ना छोड़ेंगे? एकांश ने भी अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर ली और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। नहीं, कभी भी नहीं। एकांश ने कहा, आप ठीक है ना आस्था? आस्था को अब अजीब लग रहा था और शर्म भी आ रही थी इस तरह उसकी बाहों में होने पर। सॉरी, हम ऐसे। एकांश ने अपनी चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, सॉरी क्यों, हम फ्रेंड्स हैं ना, तो फॉर्मल हक तो कर ही सकते हैं, है ना? आस्था भी मुस्कुरा दी। हाँ। ऐसी ही काफी सारी बातें करने के बाद एकांश स्टडी में चला गया। तभी रुद्र ने वहां आते हुए पूछा, भाई साहब अंदर आए? एकांश ने कहा, हाँ आइए ना रुद्र। रुद्र ने कहा, भाई साहब होप यू डोंट माइंड बट कैन आई आस्क यू समथिंग? एकांश ने कहा, गो अहेड। रुद्र ने कहा, भाई साहब जब भाभी साहब से पूछ रही थी कि आप उन्हें छोड़ेंगे तो नहीं, तो मैंने सुन लिया था। शी इज अ प्योर सोल, उन्हें कभी मत छोड़िएगा। ये कुंडली वगैरह हमें नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत प्योर है वो, बहुत साफ दिल और नेक भी। एकांश ने पूछा, या आई नो, वैसे रुद्र वो आपको रुद्रदा ऐसा क्यों बोलती हैं? रुद्र ने कहा, भाई साहब द मतलब भाई, सो इसलिए वो हमें यही बोलती हैं। पहले हमें अजीब लगा, लेकिन अब अच्छा लगता है सुनने में। एकांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। या इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। रुद्र ने एकांश की आंखों की चमक और चेहरे पर की स्माइल को देखकर पूछा, डू यू लव हर? एकांश ने बात बदल दी। आई थिंक यू आर गेटिंग लेट। रुद्र ने कहा, ओके, लेकिन सोच कर देखिए, वाइफ तो आपकी है ही वो, लेकिन आप कदम बढ़ाइए और उन्हें हमसफर बनाइए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि उन्हें प्यार मोहब्बत जैसी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता भी होगा। एकांश ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। रुद्र, ओके सॉरी सॉरी कहकर रुद्र वहां से भाग गया। एकांश मुस्कुरा दिया, आई नो रुद्र, वो इन फीलिंग से बहुत दूर है, इसलिए हम भी हमारी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एकांश अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ काम करने लगा और दूसरी ओर आस्था एकांश के ख्यालों में मुस्कुराते हुए सो गई। तभी एकांश के नंबर पर आकाश का मैसेज आया, ब्लास्ट करवाने वाले मास्टरमाइंड का पता चल गया है। मैसेज देखते ही एकांश चौंक गया। आकाश का मैसेज देखते ही एकांश ने तुरंत उसे कॉल किया और पूछा, कौन था ब्लास्ट के पीछे? आकाश ने दूसरी तरफ से कहा, आपके बड़े बाबा साहब। ये सुनते ही एकांश के होश उड़ गए। उसने कहा, धनुष बाबा साहब, भला वो ऐसा क्यों करेंगे? कोई गलती हुई है तुमसे? तब आकाश ने कहा, हम श्योर नहीं हैं,
लेकिन एक पैटर्न दिखा था जिसके आधार पर हमें शक हुआ। हम शहर में बन बनाने वाले जितने हैं उससे पूछताछ कर रहे थे। अब पता चला है कि एक आदमी था जो इन सब मामलों में एक्सपर्ट था, लेकिन वो विदेश चला गया है उसी समय के आसपास जब ब्लास्ट हुआ था। एकांश बोला, हो सकता है वो बस इत्तेफाक हो, इससे ये कहाँ साबित होता है कि बड़े बाबा साहब ये करवाए होंगे। आकाश बोला, हम भी पहले यही सोचे थे, लेकिन फिर हमने चुपके से उनका बैंक अकाउंट चेक करवाया। उनके अकाउंट से किसी के पर्सनल अकाउंट में 10 लाख जैसा बड़ा अमाउंट डिपॉजिट हुआ था, ये भी उसी दिन जिस दिन ब्लास्ट हुआ। अब तुम ही बताओ, क्या ये अनयूजुअल है? एकांश को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि अचानक फिर सब कुछ ऐसे शांत हो गया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस ब्लास्ट के बाद से कोई ऐसी अप्रिय घटना भी नहीं हुई थी कि धनुष जी पर एकांश शक करे। समय एक बार फिर अपनी तेजी से आगे बढ़ा और उसके साथ बढ़ रही थी एकांश की मोहब्बत और आस्था की उससे दोस्ती। एकांश के छोटे बड़े काम आस्था पहले भी करती थी, लेकिन अब वही काम वो पूरे हक से कर रही थी। बाकी घर में हर कोई उससे अच्छे से बात करता था। ऐश्वर्या ने आवाज दी, भाभी साहब हमारी कॉफी। आस्था ने जवाब दिया, रेडी है दी, बस 2 मिनट। ऐश्वर्या ने कहा, उत्तरा के कमरे में भिजवा दीजिए प्लीज। आस्था ने कहा, ओके, और ट्रे में 2 कप उत्तरा के कमरे में और 1 कप एकांश के कमरे में भिजवा दिया। तभी नौकर ने कहा, कुंवर रानी साहब आपको कुंवर साहब बुला रहे हैं। आस्था ने झिझकते हुए कहा, उनसे कहिए हम बिजी हैं। मृणाल ने कॉल उठाते हुए कहा, देखिए तो सही वो क्या कह रहे हैं। ये लो, एकांश का ही कॉल है। एकांश ने कहा, बड़ी माँ कॉल स्पीकर पर डालिए, और उन्होंने कॉल स्पीकर पर लगा दिया। एकांश ने सख्त लहजे में कहा, आस्था कम टू माई रूम विदिन 5 मिनट्स, और हमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और एकांश ने कॉल कट कर दिया। आस्था ने बेचारगी भरी नजरों से सबकी तरफ देखा। हम, दादीसा ने फिक्र से पूछा, आस्था क्या हुआ है? कल भी एकांश ने आपसे बात नहीं की। बड़ी दादीसा ने कहा, और तो और कल पूरा का पूरा खाना एकांश का पसंदीदा था। आस्था ने एज यूजुअल अपने क्यूट वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहा, हमने कुछ नहीं किया, कुंवर जी बिना वजह ही नाराज हो रहे हैं। अनीता ने हंसते हुए कहा, जस्ट लुक एट हर जीजी, और सब हंस दिए। आस्था आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अनीता ने कहा, माँ। अनीता ने छेड़ते हुए कहा, नहीं हाँ आस्था, ये क्यूट वाले एक्सप्रेशंस आपके कुंवर जी को दिखाइए। आई एम 101% श्योर वो आपको डांट ही नहीं पाएंगे। आस्था ने मासूम सी शक्ल बनाई, नहीं वो बहुत डांटते हैं हमें, हम नहीं जा रहे हैं। अनीता ने कहा, ठीक है मत जाइए। आस्था खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। सुनीता ने कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुंवर सा और गुस्सा हो जाएंगे। आस्था ने जल्दी से कहा, नहीं हम जाते हैं ना, और उठकर चली गई। मृणाल जी ने कहा, आस्था कॉफी तो लेकर जाइए, लो ये चली भी गई। और सब हंस दिए। दादीसा को फिक्र हो गई, लेकिन एकांश इतने नाराज क्यों है? अनीता ने तसल्ली देते हुए कहा, मासा आप फिक्र मत कीजिए, और वैसे भी एकांश कहाँ ज्यादा देर तक नाराज रह पाते हैं आस्था से। हाँ वो तो है। फिर एक बार सब हंस दिए। एकांश ने वार्डरोब से अपनी शर्ट निकालते हुए कहा, आस्था अब कब तक बाहर रुकने वाली हैं आप? आस्था ने ब्लैक कलर की शर्ट दिखाते हुए कहा, आप शर्ट क्यों निकाल रहे हैं, हमने ऑलरेडी निकाल कर रखी है ना। एकांश ने झुंझलाते हुए कहा, अगेन ब्लैक आस्था, आप पिछले 4 दिनों से हमें ब्लैक कलर की शर्ट ही पहनने दे रही हैं। आस्था ने मासूमियत से कहा, वो ब्लैक आप पर अच्छी दिखती है इसलिए आपको ब्लैक कलर की शर्ट दे रहे हैं, और वैसे भी आपका फेवरेट कलर है ना ब्लैक। एकांश ने थोड़ा चिढ़कर कहा, है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर रोज ब्लैक ही पहने। आस्था ने मनाने की कोशिश की, ओहो कुंवर जी मान जाइए ना। एकांश ने गुस्से में थोड़ा चीख कर कहा, आप मानती हैं हमारी बात? आस्था की आंखों में आंसू आ गए। कुंवर जी। एकांश उसके आंसू देखकर पिघल गया। आस्था हमने ऐसा क्या कहा कि आप रोने लग गई? आस्था ने रोते हुए कहा, आप डांट रहे हैं। एकांश ने सफाई दी, हमें तो नहीं लग रहा, हमारे कुछ बोलने से पहले ही ऊपर खींचते हुए कहा, तो फिर कुछ मत बोलिए ना। एकांश खामोश हो गया और अपनी तैयारी करने लगा। ठीक है नहीं बोलते। आस्था ने शर्ट आगे कर दी और एकांश ने बिना कुछ कहे वो ले ली। यही शर्ट पहनिए। आस्था ने उसे पुकारा, कुंवर जी, लेकिन उसकी तरफ से नो रिस्पॉन्स। आस्था ने फिर कहा, कुंवर जी कुछ बोलिए तो सही, लेकिन वो खामोश रहा। फिर से आस्था की आंखों में पानी आने लगा। एकांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। आस्था इधर बैठिए। एकांश ने पूछा, अब क्यों रो रही हैं? आस्था ने रुंधे गले से कहा, आप बात नहीं कर रहे हैं। एकांश ने कहा, आप ही ने तो कहा था खामोश रहने को। आस्था ने कहा, हमने डांटने से मना किया था। एकांश ने बस इतना ही कहा, आस्था ने कहा, मान जाइए ना। एकांश ने अपनी परेशानी बताई। आप क्यों नहीं मानती आस्था? एक तो आप पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर रही हैं, ना ही क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं, और तो और इतने नौकरों के होते हुए भी आपको काम करना है। क्यों? जरूरत क्या है ये सब करने की? आपकी उम्र पढ़ाई की है तो पढ़ाई कीजिए ना। आस्था ने कहा, आपसे किसने कहा हम पढ़ाई नहीं करते? एकांश ने कहा, किसी के कहने की जरूरत है? हमें दिखाई नहीं देता, और वैसे कब करती हैं आप पढ़ाई? आस्था खामोश रही। वो, एकांश ने कहा, अब खामोश क्यों है? आस्था ये उम्र आपकी पढ़ाई करने की है, अपना करियर, अपने सपने पूरे करने की है, ना कि घर संभालने की। बाकी सब है ना काम करने के लिए, फिर आप क्यों? हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन कल से आप क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं बस। एकांश ने कहा और उठकर जाने लगा। आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में सिर हिलाया। एकांश ने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम कर पूछा, क्यों आपको क्लास ज्वाइन नहीं करना है? कहीं आपके रंग की वजह से तो? आस्था हमें बताइए आपको कोई परेशानी है तो। और आस्था उसकी बाहों में चली गई। आप स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब